Friends, hi. I hope you all are doing well. And we are very close to CLAT 2022. You see, ज़्यादा समय अब हमारे CLAT 2022 को बाकी नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चों को इस समय परेशान करता है, जो हम अपने सेंटर्स में भी कम अक्रॉस करते हैं, जो स्टूडेंट्स यूजुअली हमसे शेयर करते हैं कि ये करंट अफेयर्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन कैसे किया जाए। ये कौन से टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के जो अक्सर पूछे जाते हैं या प्रोबेबिलिटीज इनकी ज़्यादा है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, हमने अपने 10 टेस्ट पेपर्स की सीरीज स्टार्ट करी है। यानी कि हर टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। और इस 40 क्वेश्चंस में आप अगर देखिए तो 8 टॉपिक्स आपको हर टेस्ट में मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल 80 टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। 80 टॉपिक्स हम आपके साथ 10 टेस्ट में, अलग अलग टेस्ट में डिस्कस करेंगे। और इनमें जो टॉपिक्स होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे ईयर्स ऑफ रिसर्च जो हमें सजेस्ट करता है, और जो एक्सपीरियंस है मेरा नए पैटर्न में क्लाट के 2 साल से, वो मैंने देखा है कि आपसे यूजुअली इशू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा मुद्दा है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है, या जिस पे अभी कोई फैसला नहीं आया है, या जो अभी चल रहा है, तो इशू बेस्ड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में नहीं आते हैं। जो भी आते हैं वो लार्जर एरियाज से होंगे, यानी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स उसमें कहीं ना कहीं कवर होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो पहला पैसेज है हमारे पास, जो 1 to 5 का क्वेश्चन है, इस पे क्वाड की मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। It says the latest Quad meeting was in part likely motivated by the concern of the US, Australia, and Japan that India is not explicitly condemning Russia President Vladimir Putin's decision to launch a ground offensive across the Russia-Ukraine border and to bomb Ukrainian infrastructure might not be on the same page as other Quad members vis-a-vis this conflict. They have not only condemned Russia's aggression but have also slapped Kremlin elites and organizations linked to them with crippling sanctions. India, contrarily, has abstained from 3 UN resolutions condemning Russia. So, this is basically an aspect you see where it is talking about Russia and Ukraine conflict that is going on. But they have focused on two things. This particular passage's focus is on Quad meetings that are going on, and this particular passage also focuses on UNGA and United Nations Security Council's resolutions. So you see, what we have right now is a regional crisis where international bodies are and regional organizations are coming at play. So the questions you will find over here, you will see that specifically designed to tell you what is that you can expect. You see the static part. So very first question is static. Yes, it is talking about the purpose of Geneva Convention. That's absolutely true. I agree कि ये स्टैटिक है। और आपको स्टैटिक जैसे ही आपको दिखेगा तो आप ये सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। बट सर, ये क्वेश्चन जो है ये जेनेवा कन्वेंशन के बारे में, ये जो सोर्स है ये इंडियन एक्सप्रेस है। ये जो सोर्स है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में ये इंडिया टुडे है। जब इस क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है ना, तो जेनेवा कन्वेंशन के बारे में भी बताया गया था उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। वो अब न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाने, उसके किन बातों पे ध्यान रखना, यही तो मैजिक है हमारी जीके की क्लासेस का, जो हमें ऑफलाइन सेंटर्स में प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी क्लास में आते, क्लास का हिस्सा बनेंगे, तो आपको पता चलेगा वो कौन से एरियाज़ हैं। अब हम ज़्यादा समय ना ज़ाहिर करते हुए एजेंडा आपको समझा दिया है मैंने। अब आप पास क्वेश्चन को देखिए। कहता है पर्पस क्या है जेनेवा कन्वेंशन का, जो कि समटाइम्स हम न्यूज़ में देखते हैं इन रिलेशन टू कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग एंड वॉरफेयर. So there are 4 Geneva Conventions basically, and options are: it sets out norms on how captive soldiers are to be returned to the native army or country in time. It sets out how civilians and soldiers should be treated during armed conflict. That is the basic contention. तो जेनेवा कन्वेंशन जो है, 4 जेनेवा कन्वेंशन हैं हमारे, और ये सब डिपेंड करते हैं, डील करते हैं कि सोल्जर्स और सिविलियंस को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, तो किसी कंट्री के आपने सिविलियन को पकड़ लिया और उसको हॉस्टेज होल्ड कर लिया, ये सब इंटरनेशनल लॉ में जस्टिफिएबल नहीं है भाई। इंटरनेशनल पूरा लॉ बना चुके हैं उसके ऊपर। अब अगेन क्वाड का अक्सर डिस्कशन ऑकस के कंटेक्स्ट में किया जाता है कि भाई देखो कहीं ओवरशैडो तो नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स का ये सिक्योरिटी अलायंस। समझ रहे हो बात को क्या क्वाड सिक्योरिटी अलायंस है? इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कि is quad for security. तो इसमें yes, everybody said that it's for Indo-Pacific security, but it's not militarily.
यू सी, मिलिटरीली ये नहीं है, यानी कि क्वाड की अपनी कोई स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स शायद ही कभी हो। और इंडिया ने ये बोला है इट्स नॉट अगेंस्ट चाइना, सो इट्स नॉट एंटी चाइना। ये सिर्फ इंडिया ही है जो कि ये डेफिनेशन को लेके चलता है क्वाड की, जिसमें अमेरिका के साथ इंडिया की क्वाड में काफ़ी ज़्यादा रस्सा कसी चलती रहती है इस मत पे। तो इंडिया की आदत है कि वो किसी के ओपिनियन को गिवन नहीं करता है, अपना अपना इंडिपेंडेंट मत रखता है। तो अब सवाल बड़ा डायरेक्ट है, ऑकस का पार्ट कौन नहीं है? इंडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया क्वाड का पार्ट है। ऑलराइट, अब दूसरी बात करें, बाकी ये तीन कंट्रीज में यूके जो है ये हमारा क्वाड का पार्ट नहीं है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो क्वाड का पार्ट है। अगला सवाल है आपके सामने जो कि आपसे पूछ रहा है कि किस साल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये हमारे लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, जननी है, जेनेसिस है यहाँ से ह्यूमन राइट्स लॉ की कंसेप्ट की, तो ये 1948 में बना था। 1945 को आप यूएन चार्टर देखते हो, जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया को थ्रेटन किया है ओवर गेटिंग काटसा वेवर फॉर इंडियाज परचेज ऑफ दिस रशियन ट्राइम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स काटसा वॉज पास बाय यूएस कांग्रेस? द करेक्ट आंसर इज 2017। ऑलराइट, ये डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में आया था, ये डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में आया था। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, हु हैज द पावर, हु हैज द पावर इन काटसा, इन काटसा, इन काटसा टू वेव ऑफ द सैंक्शंस, टू वेव ऑफ सैंक्शंस। किसके पास ये पावर है काटसा के अंदर कि वो सैंक्शंस लगाए? तो लगाने वाली कौन सी होगी? सैंक्शंस लगाने वाली बॉडी कौन सी होगी? सैंक्शंस लगाने वाली बॉडी, ये आपको पता है यूएस का कांग्रेस होगा, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट है एक तरीके से वो डिसाइड करेगा सैंक्शंस किस कंट्री पर लगाएं, ठीक है। जैसा कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जैसा कि उन्होंने टर्की पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। इसी कार्ड सा सैंक्शंस का वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे भी लगाते हैं। और इसी में आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी एक तरीके से देखते हो। तो FATF और कार्डसा जो है वो अगेन हमारे लिए इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं और रीजनल उस पर फोकस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पता है आपको क्या है? ये प्रेसिडेंट ही है वहाँ का, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि किसी कंट्री पे स्पेसिफिकली कार्डसा हटा सकता है। तो ये लॉ जो बना था वो 2017 में बना था। पांचवा सवाल, आखिरी सवाल इस पैसेज का, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड द रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग विद अमेरिका टू कंडेम द रशियन ऑपरेशन इन यूक्रेन? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के साथ किस कंट्री ने साथ दिया था उसका? तो इट्स अल्बानिया, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब आपको जो सीखने वाला पार्ट ये है कि भाई देखो, जो पैसेज होगा वो किसी एक एरिया पे फोकस नहीं करेगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे फोकस करे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम क्लैट के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेक्स्ट को समझें सर। पहले पहले हमें करंट अफेयर्स का कंटेक्स्ट समझना ज़रूरी है। रटी रटाई बातों से अब नहीं होने वाला क्लैट। आप रटोगे कितना कितना करंट अफेयर्स रटोगे? इशू समझना ज़रूरी है, ठीक है, गहराई में जाके उस मुद्दे को समझना ज़रूरी है। अब ज़रा हम और आगे बढ़ें तो पैसेज 6 और पैसेज 2 है ये हमारा, दिस इज़ आवर सेकेंड पैसेज ऑफ द डे। और पैसेज 2 पे आप देखोगे तो अगेन हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक नेशनल न्यूज़ है, ये एक नेशनल न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉन्टेक्स्ट में जाती है और इसमें लीगल पॉइंट भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट क्या है सर? तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो जुलाई में शुरू किया था एक उद्देश्य के साथ, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। और अमिड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अबाउट अ मैसिव कैबिनेट reshuffle, statement issued by cabinet secretary said the new ministry, so it is a new ministry that has been created for realizing the vision। पहला सवाल जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो शुरू किया गया उसका विजन क्या है? तो विजन है सहकार से समृद्धि, ठीक है, सहकार से समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन।
ठीक है। प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन इसका विजन है। द मिनिस्ट्री विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, ऑलराइट, एंड इनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कैसी बात कर रहा है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाएगा। अब बात ये आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लीगल पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जो है वो हमारा शेड्यूल 7 से रिलेटेड है। शेड्यूल 7 में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई हैं। 3 लिस्ट बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। इन तीनों लिस्ट में यूनियन के लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है, और या आप ये कह लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ये पावर्स दोनों के पास है। अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट में अगर आप थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो फेडरल स्कीम है, ये जो इंडिया का फेडरल स्कीम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फेडरल स्कीम अलाउ करता है कि यूनियन की पावर्स अलग होंगी, स्टेट की पावर्स अलग होंगी। तो ये फेडरल क्वासाई क्यों कहते हैं? आपसे कोई भी पूछ सकता है। भाई देखो, लॉ के भी स्टूडेंट हो तुम, आगे मेधावी स्टूडेंट होनहार, तो तुमसे पूछा जा सकता है कि क्वासाई फेडरल क्यों कहते हैं। क्वासाई फेडरल इसलिए कहते हैं कि बढ़ते समय में देखा गया है भारत की आज़ादी के बाद कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में है, और स्टेट लिस्ट के कई सारे सब्जेक्ट्स को उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। और ऐसा हुआ है कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को भी स्टेट लिस्ट में डाला गया है, बीच बीच में कभी कभी अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट में डाले गए उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यूनियन पार्लियामेंट का जो पावर है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इमरजेंसी एक दूसरा कारण है, जिसमें इमरजेंसी में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, और प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का रूल लग जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासाई फेडरल है। ठीक है। अब हम बात देखो कहाँ कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कोऑपरेशन से, कोऑपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, पर हमने बात शेड्यूल 7 पे आके अटकाई। तो ये कंटेक्स्ट है। कैसे? क्योंकि इससे सवाल है। देखो, इससे सवाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर आप गौर करोगे तो 2002 में एक सेंटर ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो किया था। ठीक। और उसमें बोला था दैट अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज विद ऑपरेशंस इन मोर देन वन स्टेट, है कि नहीं? एज पर द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन आर गवर्न अंडर विच लिस्ट्स। ये अगेन इंडिया टुडे का आर्टिकल है, और इंडिया टुडे के आर्टिकल में जो लीगल एस्पेक्ट डिस्कस किया था उसमें ये चीज़ आपको समझाई थी, और ये बोलता है कि एग्रीकल्चर ये सब स्टेट लिस्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री? किस मंत्री को दिया गया है? करेक्ट आंसर इज अमित शाह को इसका चार्ज दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट लाइकली टू बी गवर्नड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? देखो, ये हुआ स्टैटिक का पार्ट, ये हुआ स्टैटिक का पार्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि ये इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, जिसमें आपको अमूल इंडस्ट्रीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाता है, ज़ोरों शोरों से पढ़ाया जाता है, और बोला जाता है कि जो रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं गांव में, वो किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों को पैसा प्रोवाइड करवाती हैं। तो शुगर मिल्स आप देख सकते हो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑब्वियसली फार्मर्स, डेयरी प्रोडक्शन भी हमारे छोटे स्केल के पोल्ट्री ये आपके डेयरी फार्मर्स से रिलेटेड, फार्मर्स कह रहे हैं डेयरी पर्सन से रिलेटेड है। तो डेयरी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमको पता है, एग्जांपल के तौर पे भी पता है कि अमूल जो है वो जीता जाता एग्जांपल है। स्पिनिंग और वीविंग मिल्स देखोगे तो आपको ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री का पार्ट दिखाई देगा। अगेन ग्राउंड लेवल पे चले जाएँ, विलेज लेवल पे चले जाएँ तो एक प्रमुख ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह दिखाई देता है। जबकि हम आयरन और स्मेल्टिंग ऑफ ओर की बात करें तो इसमें हमें पता है बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि टिस्को है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये प्रॉपर इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट नहीं होगा। तो अगर हमें बेसिक कंटेक्चुअल नॉलेज है तो हम नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन स्टैटिक है, ये तो भाई जनरल क्वेश्चन है कि नहीं? विलेज लेवल एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय फार्मर एसोसिएशंस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रास रूट लेवल्स क्रेडिट फ्लो। Which among the following bank is responsible for the flow of credit for agriculture activities? The correct answer is NABARD.
तो अभी तक हमने 10 सवाल देखे हैं और 10 सवालों में जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप समझ रहे होगे कि कितना इन डेप्थ जाके हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद का जो पैसेज है ये संसद टीवी पे है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके दूसरे सब फर्दर पार्ट्स भी हैं जो कि आपको हमारे चैनल के अंदर दिख जाएंगे, तो आप उसके लिए पार्ट 2 इस वीडियो का सर्च कर सकते हैं। अब फर्दर हमने आईपीसीसी के रिपोर्ट जो आई है COP26 के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है बनने की, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे देखा कि हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर फर्दर अभी अमरावती रीजन का यानी कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया है। तो अब देखिए हम लीगल करंट अफेयर्स को भी कहीं नहीं छोड़ते, हम लीगल करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस चैनल पर जुड़िए। हम आपका क्लैट का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो काफ़ी हद तक आसान कर देंगे। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी with you, your mentor for current affairs. I hope you enjoy the session. See you in the next video.